सो हेलो हाय फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज़ ऑन बेसल नॉर्म्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था एशियान। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेसल नॉर्म्स की बात करें तो बेसल नॉर्म्स को लाया गया था। बेसल देखिए, बेसल इज़ अ सिटी इन स्विट्ज़रलैंड। बेसल जो है एक शहर है स्विट्ज़रलैंड में, और इसका जो इट इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ BIS। BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका पर्पस क्या था, सेंट्रल बैंक को कोऑपरेट करना। मेंबर्स की बात करें तो 62 सेंट्रल बैंक्स इसके मेंबर हैं। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1930 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, आज से 90 साल पहले। तो जो बेसल नॉर्म्स है वो किस पर्पज़ से लाया गया था। बेसल नॉर्म्स एक परंपराएं हैं बैंक्स को लेकर, सेंट्रल बैंक्स को लेकर, जो भी सी कंट्री मेंबर्स हैं उनके सेंट्रल बैंक्स को लेकर। जितने भी कंट्रीज़ होती हैं उन सभी के सेंट्रल बैंक होते हैं, सभी कंट्रीज़ में होते हैं, ये सभी आप जानते हैं। और सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है, अपने अपने कंट्रीज़ में जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उसको रेगुलेट करना, और जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उन कंट्रीज़ में तो उन सभी के ऊपर एक तरह से कंट्रोल रखना। और सेंट्रल बैंक का जो मेन वर्क है, आपको पता है अपने इंडिया में सेंट्रल बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1934 एक्ट के तहत इन 1935, एंड 1949 में उसको नेशनलाइज किया गया था। और 1949 में हमारे इंडिया में एक बात और क्या कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। आगे बात करते हैं बेसल नॉर्म्स को लाया क्यों गया था, इंटरनेशनल लेवल पर क्यों लेकर आया गया। तो बेसल नॉर्म्स जो भी बैंकिंग रिस्क होते हैं उनको कम करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। नॉर्म्स क्या होती हैं, एक तरह से परंपराएं होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं कि जितने भी बैंक्स होते हैं उनमें जो रिस्क है वो कम से कम हो या मिनिमाइज हो जाए एक तरह से, तो उसके लिए गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है। और रिस्क कैसे हो सकते हैं, जो फ्यूचर की रिगार्डिंग हो, और फ्यूचर की रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी रहती हैं, तो अनएक्सपेक्टेड लॉस से बचने के लिए गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड करवाता है कौन, बेसल नॉर्म्स। इसके बाद बात करते हैं जो बेसल नॉर्म्स है, ये 3 तरह से लाया गया था। फर्स्ट बेसल नॉर्म 1, फिर बेसल सेकंड, और फिर बेसल थर्ड। बात करते हैं कि बेसल 1 कब आया, तो ये 1988 में बेसल 1 को लाया गया। अब बात करते हैं BCBS, मैंने यहाँ लिखा है BCBS की बात करते हैं। तो BCBS का फुल फॉर्म है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न, और इसको स्टार्टिंग में 10 कंट्रीज़ के जो 10 गवर्नर्स होते हैं सेंट्रल बैंक के, उन्होंने इसको लेकर आया। तो एग्जाम में समटाइम क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी गवर्नर्स या हाउ मैनी कंट्री गवर्नर्स जो हैं BCBS को लेकर आए, तो हम बात करेंगे वहाँ पर 10 कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक गवर्नर थे वो इसको लेकर आए। BCBS का फुल फॉर्म वंस अगेन बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न। तो इसका मेन मकसद क्या है, ये एक ऐसी कमेटी है जो कि बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज़। और प्रेजेंट में इसकी 45 कंट्रीज़ जो है मेंबर हैं। 1974 में BCBS को लेकर आया गया। दिस इज़ नॉट अ बेसल 1, ये ध्यान में रखें। BCBS इज़ अ कमेटी जिसको 1974 में लेकर आया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेसल, जो कि कहाँ है बेसल सिटी, स्विट्ज़रलैंड में। तो बेसल 1 लाया गया था 1988 में, लेकिन इंडिया में कब इसको अडॉप्ट किया, इंडिया ने 1999 में बेसल 1 की नॉर्म्स को जो है अडॉप्ट किया 1999 में। इसके साथ साथ BCBS ने क्या किया, BCBS ने इंट्रोड्यूस करवाया कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम को। किसको, कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम को, कि किस तरह से आप कैपिटल को मेज़र कर सकते हैं, कितना उसमें रिस्क है, कितना आप जो है रिटर्न से उसे प्राप्त कर सकते हैं, और कितना वर्किंग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को हम ऑल्सो कॉल्ड बेसल कैपिटल अकॉर्ड, बेसल 1 भी कहते हैं इसको, और बेसल कैपिटल अकॉर्ड भी कहते हैं, और कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम भी। तो इन तीनों नामों से इसको पुकारा जाता है। किसने दिया, BCBS ने। इसके अलावा इसका जो फोकस था वो किस पर था, क्रेडिट रिस्क पर। जितने भी आप उधार देते हैं बैंकिंग, तो वो जब लिया जाता है, तो उधार जब दिया जाता है तो उस दौरान वो वापस आएगा या नहीं आएगा, और भी अगर जो रिस्क रहते हैं उधार देने पर, वो इस पर फोकस किया गया। इट डिफाइन कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट फॉर बैंक्स। तो क्या डिफाइन करता है, कैपिटल को डिफाइन करता है, और स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, रिस्क वेट्स का। और यहाँ पे बात करते हैं रिस्क वेटेड असेट्स की, तो इसका परसेंटेज कितना रखा गया था, 8%। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज फिक्स्ड एट 8%। किसका, रिस्क वेटेड असेट्स का, यानी कि जो भी आपके रिस्क वेटेड असेट्स होती हैं उसका 8% क्या रखा गया, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की, इतना तो कैपिटल होना ही चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं बेसल 2 की, जिसमें बेसल 2 जो है लाया गया 2008 में। 2008 में इंडिया ने इसको अडॉप्ट भी किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था,
इसका जो ऑब्जेक्टिव था, देखिए इसका भी BCBS ने 8% ही जो है डिसाइड किया था, लेकिन इसमें इंडिया ने इसका 9% डिसाइड किया, यानी कि BCBS की तरफ से तो 8% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स का होकर आया था। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए, इतना तो रहना चाहिए, लेकिन इंडिया ने इसमें 1% एक्स्ट्रा ऐड किया, यानी कि 9%। ये कंट्री जो सेंट्रल बैंक से उन पर डिपेंड करता है कि वो उसको बढ़ा भी सकते हैं, तो इंडिया ने 1% एक्स्ट्रा इसको रखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव थे इसके मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इतना मतलब कि जितना भी कैपिटल कम से कम चाहिए वो। इसका सुपरवाइजरी रिव्यू, यानी कि कंट्रोल कौन करेगा, बाय सेंट्रल बैंक। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपको मैंने बताया सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे इंडिया में RBI है, तो जितने भी बैंकिंग सिस्टम होते हैं उन पर कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। ठीक है जी। तो इस ऐसे ही अदर कंट्रीज़ में भी क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं, वो अपने अपने बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल करते हैं। और रही मार्केट डिसिप्लिन की बात, तो मार्केट डिसिप्लिन का मतलब ये है कि कितनी एसेट्स हैं, कितनी बैंक के पास लाइबिलिटी है, कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितना गुडविल है, मतलब ओवरऑल एक तरह से वो अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को बताता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हों और जो है अपना मनी वहाँ पे डिपॉजिट कराएं या फिर उसका एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। टोटल CRAR की बात करें तो ये कैसे आप मेज़र कर सकते हैं, ये फार्मूला रहता है, एग्जाम में भी आ सकता है, इसको कार भी बोला जाता है, CAR। यहाँ मैंने लिखा है CAR ऑल्सो। तो इसको जो करने का तरीका है, फार्मूला, वो है एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस में मार्केट रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस में ऑपरेशनल। क्रेडिट रिस्क आपका किस में था, किसका पर्पस था, पिछले बेसल 1 का। और अभी इसमें इन तीनों का जो है इसका पर्पस है, तीनों का पर्पस जो है किसने डिफाइन किया है, बेसल 2 में डिफाइन किया गया है। तो ये 3 तरह से RWA है आपके, क्रेडिट RWA यानी कि रिस्क वेटेड एसेट्स, ऐसे ही मार्केट रिस्क वेटेड एसेट्स और ऑपरेशनल रिस्क वेटेड, इन तीनों को ऐड करके आप जो है एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे। एलिजिबल कैपिटल फंड्स में क्या क्या आता है, देखिए यहाँ पे ना टीयर वन और टीयर 2 कैपिटल को इन्वॉल्व किया जाता है, दोनों का एडिशन है ये। टीयर 1 कैपिटल की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल कोर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक। तो इसमें टीयर 1 कैपिटल में इन्वॉल्व किया जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, शेयर होल्डर इक्विटी को, डिस्क्लोज रिजर्व्स को, तो इन तीनों को इन्वॉल्व किया था टीयर 1 कैपिटल में। बात करते हैं ऐसे टीयर 2 कैपिटल की, जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है जनरल लॉस रिजर्व्स को, सबऑर्डिनेटेड डेट को, और ऐसे ही अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व को। डिस्क्लोज्ड यहाँ है तो अनडिस्क्लोज्ड यहाँ है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये टीयर 2 कैपिटल है और ये टीयर 1 कैपिटल है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो आपका क्या है, एलिजिबल टोटल कैपिटल। ठीक है जी। बात करते हैं बेसल 3 की। बेसल 3 2010 में आया कार, इसका CAR कितना था, 9% था। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं इसका 3 जो बेसिक पर्पस थे वो थे इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी, प्लस में इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस, ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, ये तीनों इसके क्या थे, एक तरह से पर्पस थे। बात करते हैं इसने फार्मूला दिया बेसल 3 में, LCR यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसका फार्मूला था हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को डिवाइड कर दीजिए नेट कैश आउटफ्लो से। इनफ्लो आउटफ्लो आपको पता होगा, कितना कैश इनफ्लो मतलब कि आ रहा है और आउटफ्लो मतलब कितना जा रहा है। इसी के अलावा बात करते हैं LCR जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। लिवरेज रेशो की बात करते हैं तो लिवरेज रेशो जो है 3% इसको रखा गया था, और इसका फार्मूला है टीयर 1 कैपिटल डिवाइड में एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स। अब बात करते हैं बेसल 3 में कैपिटल जो है 2 तरह से डिवाइड किया गया, टीयर 2 का जैसे आपको पहले बताया वही, टीयर 1 में भी 2 तरह से डिवाइड किया गया है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 और सेकंड है आपका एडिशनल टीयर 1। कॉमन इक्विटी टीयर 1 को CET1 के नाम से और एडिशनल टीयर को 1 को AT1 के नाम से जाना जाता है। इसमें बात करते हैं CET1 की, तो इसमें ये चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है, कॉमन शेयर रिटेन्ड अर्निंग, कॉमन शेयर इशू बाय सब्सिडरीज एंड थर्ड पार्टी। और AT1 में आपका कंटीजेंट कन्वर्टेबल इक्विटी, मतलब वो आपके यहाँ पे शेयर्स आ जाते हैं जो कि कन्वर्टेबल हो जाते हैं आपके इक्विटी में, जैसे कि जो कन्वर्टेबल इक्विटी मतलब कि जो इसमें चेंज कन्वर्टेबल हो जाए, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो आपके इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, डिवेंचर जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा। रिटेन्ड अर्निंग की बात करें, कॉमन शेयर आप सबको पता है, सब्सिडरीज का रिटेन्ड अर्निंग की बात करें, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि जब भी आप कंपनी के पास क्या होता है, एक तरह से जितना भी पैसा मतलब प्रॉफिट बच जाता है तो इस प्रॉफिट को क्या करता है वो मतलब कुछ हद तक बांट देता है शेयर होल्डर्स में, और जो बच गया उसे एक तरह से कंपनी में ही जो है रखा जाता है ताकि री इन्वेस्ट किया जा सके या फिर किसी भी पर्पस से इसका इस्तेमाल किया जा सके फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। ठीक है, ये भी आप यहाँ मतलब कि इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास बेसल 1 2 3 बेसल नॉर्म्स के बारे में, BCBS के बारे में।
तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।